Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel. Mind Tales English channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Student, today we are going to start a new topic, time and tense. आज से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड टेंस का, एंड उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एंड बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे. सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे. एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात क्लियर करा देती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, बट हमें इग्नोर नहीं करना है. क्यों? क्योंकि जो हमने एकेडमिक लेवल में पढ़ा था वो एक अलग से पढ़ा था, बट अब हम कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करेंगे तो उसे हम अलग वे में पढ़ेंगे. एकेडमिक में हमने कैसे पढ़ा था कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं. बट इस टाइप से हमें नहीं पढ़ना है, हमें कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी है. एंड ये सीरीज हमारी बेसिक टू एडवांस चलेगी. जो एकदम से बिगनर स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको भी ये बहुत कुछ समझ आएगा, एकदम पूरा समझ आएगा. देन ये मैं गारंटी देती हूँ कि आपको समझ आएगा. आप बने रहिए इस वीडियो में. एंड ये सीरीज हमारी थोड़ा लंबी चल सकती है, 8 से 10 दिन इस सीरीज को कंप्लीट करने में लग सकते हैं. बट हम जो भी पढ़ेंगे एकदम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए यूजफुल है. ये नहीं है कि फालतू का बहुत सारा हमने पढ़ लिया बट वो हमारे एग्जाम में आ ही नहीं रहा है. हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आता है. एंड बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि ये टेंस हम ऐसे बुक से पढ़ लेंगे. देखिए, आप बुक से पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें बुक्स में हैं, जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो सब बुक्स में है. मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रही हूँ, सब बुक से ही होता है. बट क्या होता है कि एक ही बुक में सब कुछ नहीं दिया होता. दूसरा ये होता है कि जब हम बुक से पढ़ते हैं तो वो कुछ भी समझाने वाला कोई नहीं होता. जब टीचर उसको ईजी वे में समझा देता है तो वो चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाती हैं एंड माइंड में फिट हो जाती हैं. देन स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं. देन अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइम एंड टेंस. अब सबसे पहले समझेंगे टेंस क्या होता है और इसका नाम टाइम एंड टेंस क्यों रखा. मीन्स मैंने टेंस ही क्यों नहीं रखा, मैंने यहाँ पे टेंस ही क्यों नहीं लिखा, टाइम एंड टेंस क्यों लिखा है, समझते हैं. टेंस, अ फॉर्म ऑफ वर्ब. देखिए, a form of verb that shows if something happens in the past, present or future. Means कि जो फॉर्म होती है, जो वर्ब होती है, वर्ब की फॉर्म होती है जो हमें ये बताती है कि ये काम प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं. देखिए यहाँ पर जुड़ गया ना, ये टाइम जुड़ गया, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, ये टाइम जुड़ गया, तो इसलिए इसको टाइम एंड टेंस बोलेंगे. देन अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है कि एक बात बताइए कि हमें प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में जो भी काम हुआ है या फिर जो भी होगा या फिर जो हो रहा है वो हमें बताता कौन है. क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट बताता है, क्या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बताता है, इनमें से दोनों में से कोई नहीं बताता. कौन बताता है, वर्ब बताती है. देखिए, जो मस्ट होती है वो वर्ब होती है, और वर्ब का टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया है. जिसने नहीं देखा है वो जाकर देखिए, डिटेल में समझाया है मैंने आपको उसमें. एंड यहाँ पर वर्ब का मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी आपको क्योंकि मैंने पहले करा दिया है. इसीलिए देखिए, सबसे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच उठाए थे, उसमें मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है. ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. अब हम टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें वर्ब का पार्ट आ रहा है. वर्ब हमें पहले से पता है तो ये हम बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे. एंड इसको जो बच्चे छोड़ेंगे वो फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं समझ पाएंगे, क्लॉज नहीं समझ पाएंगे. एंड ये भी टॉपिक जरूरी है, मस्ट है. तो सारे ही टॉपिक मस्ट होते हैं, बट इनको क्या करना होता है, सीरियल से पढ़ना होता है. देन समझते हैं. अब देखते हैं, देखिए वर्ब. अब एग्जांपल से समझ लीजिए, राम प्लेज क्रिकेट. अब राम प्लेज क्रिकेट, तो ये प्रेजेंट में है टेंस, तो ये किसने बताया है, ना तो हमें राम ने बताया है ना क्रिकेट ने बताया. किसने बताया, वर्ब ने बताया है कि ये प्रेजेंट में है. एंड देखिए नेक्स्ट, देखिए राम प्लेड क्रिकेट. राम क्रिकेट खेलता था, तो ये पास्ट का किसने बता दिया हमें, वर्ब ने बताया. देखिए, राम जैसा पहले था ऐसा ही अब है, और क्रिकेट जैसा पहले था ऐसा ही अब है. बट क्या चेंज हुआ, वर्ब चेंज हुई. देन क्या हो गया, सेकंड फॉर्म आ गई तो ये पास्ट में हो गया. और सेकंड फॉर्म किसकी आई है, वर्ब की आई है. वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ये पास्ट में हो गया. तो किसने बताया है हमें पास्ट में हुआ है, तो ये वर्ब ने बताया है. एंड ये देखिए, राम विल प्ले क्रिकेट. अब राम ये भी ऐसा ही है एंड क्रिकेट भी ऐसा ही है. अब यहाँ पर विल प्ले लग गया, तो ये किसने बताया है, हमें
वर्ब ने बताया है कि ये टेंस फ्यूचर का है। आई होप आप इतना क्लियर कर पाए हैं और बहुत ही बेसिक है, आपको आता भी होगा, बट हमें क्या करना है, हमें बेसिक टू एडवांस चलना है। आप बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको समझने को मिलेंगे। देन अब थोड़ा सा वर्ब के बारे में समझ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने करा दिया है। देखिए वर्ब क्या होती है, वर्ब एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जो एक्शन वर्ड होते हैं, जो हम काम करते हैं, वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जो काम किया जाता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। और ये होती कितनी है, जैसे अब यहाँ पे लिख लीजिए कौन कौन सी होती है, जैसे ईट हो गया, गो हो गया, कम हो गया, ये क्या है हमारी, एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये सब वर्ब है। अब वर्ब के ये कितने तरह की होती हैं, अब ये भी टू टाइप्स की होती हैं। देखिए एक तो मेन वर्ब होती है एंड हेल्पिंग वर्ब होती है, जानते हैं आप सभी। एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है एंड एक मेन वर्ब होती है। एंड जरूरी नहीं होता कि उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी ही, बट मेन वर्ब बहुत जरूरी होती है। बिना मेन वर्ब के स्ट्रक्चर हमारा नहीं बन सकता है। जैसे हम यही देख लेंगे कि राम प्लेज क्रिकेट, तो इसमें क्या है, ये मेन वर्ब है। एंड राम प्लेड क्रिकेट, इसमें भी मेन वर्ब है। एंड ये क्या है, इसमें विल क्या हो गया, विल और प्ले दो वर्ब आ रही है, तो इसमें ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है एंड ये हमारी मेन वर्ब है। बेसिक है, सब समझा रखा है मैंने। एंड देखिए अब हमें ये पता चला है कि वर्ब हमारी कितनी होती है, टू टाइप्स की होती हैं, मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब वर्ब्स की फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं, 5 होती है। मैंने आपको बताया है V1 होगी, V2, V3, V4, V5। एंड V1 में जैसे आ जाएगा सिंग, हमने एक वर्ब ले ली सिंग। सिंग मीन्स क्या होता है, गाना। ये वर्ब ले ली सिंग, और ये क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। एंड V2 में क्या आता है, पास्ट की फॉर्म आ जाती है, sang हो गया। और V3 में थर्ड फॉर्म आ गई, sung। एंड V4 में ing लग जाती है, सिंगिंग हो गया। और V5 में सिंग्स, सिंगुलर वर्ब आ गई, इसमें s या es लग जाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ है। देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एंड नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब भी हमारी टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, एक हमारी प्राइमरी वर्ब होती है एंड मॉडल्स होती है। प्राइमरी वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे एक बी की फॉर्म होती है, इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर ये आता है। एंड हैव की फॉर्म होती है, हैज, हैव, हैड। एंड डू की फॉर्म होती है, डू, डज, डिड। तो ये क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी वाली है, प्राइमरी वर्ब। एंड मॉडल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ऑट टू, ये हमारी मॉडल्स होती है। ये सब मैंने आपको दोबारा से बता दिया है, वैसे ये सब मैं वर्ग में बता चुकी हूँ, ये दोबारा बता दिया है क्योंकि अगर अभी नहीं बताती तो आपको आगे समझ नहीं आता। देन अब देखते हैं कि टेंस कितने होते हैं हमारे, ऑब्वियसली 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एंड इनके भी कितने होते हैं, 4 काइंड होते हैं इनके भी। ये भी देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। एंड ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं इनके भी 4 पार्ट होते हैं। जैसे अब इसका प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का हो गया, फ्यूचर का हो गया, जानते होंगे आप सब। एंड अब इसमें भी, अब इन चारों के भी कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे अफर्मेटिव में इसको कर देते हैं, नेगेटिव में कर देते हैं, इंटरोगेटिव में कर देते हैं। जैसे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है तो उसका कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है तो उसका कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है तो उसका क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है। एंड ये टेंस हमारे कितने हो गए, देखिए 3 ये होते हैं और 3 हैं, और इनके साथ इनके 4 पार्ट होते हैं, तो कितने हो गए, 12 हो गए। तो हमें कितने टेंस पढ़ने हैं, हमें 12 टेंस पढ़ने हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपना सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, दोनों एक ही बात है।
इसका देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस उसमें S या ES, V1 में S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे, देखिए प्लस V1 में S या ES होता है, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एंड S या ES लगाते कहाँ हैं? S लगाते हैं, ES लगाते हैं, तो ये हम कहाँ लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते, देखिए समझते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ S या ES का यूज होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं? शी, ही, इट या फिर किसी का नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, सी सिंग्स, तो ये क्या है? सिंगुलर है, देखो एस लग गया। राम गोज, तो सिंगुलर है, ईएस लग गया। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं कि इसके साथ क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। अब बात आती है कि एस या ईएस लगेगा, ये इसका कोई रूल्स होता है या फिर किसी भी वर्ड के साथ ऐसे ही लगा देते हैं जो सिंगुलर होता है? नहीं, ऐसे ही नहीं लगाते, इसका भी रूल होता है। देखिए एस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा। कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाबेट होते हैं जो वर्ब के एंड में होते हैं, जैसे जेड हो गया, ओ, एक्स, डबल एस, एस, सी एच, एस। अगर इनसे एंड हो रहा है कोई भी वर्ड, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। अगर हमें नीड है उसमें ईएस या फिर एस लगाने की, तो क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। और बाकी सब में हम एस लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सिंग्स है, जी आ रहा था तो हमने एस लगा दिया, और यहाँ पे ओ आ रहा है तो हमने ईएस लगाया है। जैसे वैनिश हो गया, वैनिसेस कर देंगे, एस एच आ रहा है बाद में। कैच हो गया, कैचेसेस कर देंगे, देखिए सी एच आ रहा है। गो हो गया, गोज कर देंगे। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं, एंड बहुत ज्यादा बेसिक है, आपको पता भी होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं, उनके साथ हम नॉट यूज एस या ईएस इन वर्ब, उनके साथ हम वर्ब में एस या ईएस का यूज नहीं करते। देन सिर्फ मीन्स कि सिर्फ V1 आता है। और प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई रीड दिस बुक, मैं इस बुक को पढ़ती हूँ। वी गो टू मार्केट, हम मार्केट जाते हैं। एंड देखिए यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगा है ना, यहाँ लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि हम आई को रखें कहाँ, इसको हम सिंगुलर में रखें या प्लूरल में रखें। एक्चुअल में तो ये सिंगुलर होता है, बट यहाँ पर ये प्लूरल में क्यों रख रखा है, और इसके साथ ऐसे यस नहीं आया है, क्यों नहीं आया है? ये डाउट बहुत होता है। देखिए आज क्लियर करते हैं कि ये क्यों होता है। देखिए ये जो आई होता है, इसके साथ एम आता है एंड वॉज आता है। जहां पर एम आएगा और वॉज आएगा, वहां ये सिंगुलर कंसीडर होता है। बाकी हर जगह इसको प्लूरल कंसीडर करते हैं। इसका सेंस सिंगुलर वाला आता है, बट इसको कंसीडर प्लूरल किया जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये सब बुक्स में दे रखा है। इसका कोई भी ऐसा कोई रीजन नहीं दे रखा है कि ये इसलिए होता है, कोई रीजन नहीं दे रखा है। बट हमें क्या याद रखना है? हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। हमें सीखना है कि आई के साथ हम एम लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, वहां पर ये सिंगुलर होगा। बाकी हर जगह, चाहे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, बाकी हर जगह हम इसको प्लूरल कंसीडर करेंगे। सिर्फ कहाँ कहाँ करेंगे? एम आएगा और वॉज आएगा, वहां पर सिंगुलर कंसीडर करेंगे। आई होप आपको इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। देन अब इसके देखते हैं, अभी तक ये जो हमने पढ़ा था, ये पढ़ा है हमने, बहुत बेसिक सा पढ़ा है, आपको सबको पता होगा, जो बिगनर होंगे वो भी सीख गए होंगे। लेकिन अब जो हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है इम्पोर्टेंट फैक्ट से, जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसका यूज कहाँ करते हैं हम? हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट। जो प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन होता है, वहां पर हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम में कोई भी ऐसा नहीं आता है कि हिंदी से इंग्लिश बनाने को आए, ऐसा नहीं आता। और किसी किसी एग्जाम में आता है तो बच्चे स्ट्रक्चर सीख के बना ले जाते हैं। बट जो मेन चीज क्या होती है? मेन चीज होती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन है। जैसे अब ये हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? जो काम हम डेली करते हैं वो हमारे हैबिचुअल एक्शन हो गए।
तो वो किस में लिखे जाते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोले जाते हैं। जो हम काम जो हमारे हैबिट में होते हैं, जो हम डेली काम करते हैं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं एंड बोलते हैं। जैसे माई फादर गोज टू ऑफिस एट 10 AM। अब देखिए माई फादर गोज टू ऑफिस, माई फादर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ये काम उनका डेली का है जाने का, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है, गोज का यूज हुआ है। आई होप आपको ये हैबिचुअल एक्शन वाला क्लियर हुआ है। देन अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत छोटा है, और हमें पता चल गया कि ऑफिस जाने का काम डेली का है, तो हमने यहाँ पर गोज का यूज कर दिया, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर दिया। बट एग्जाम में तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, हम उनको कैसे टैकल कर पाएंगे, उनकी हिंदी निकालते रह जाएंगे तो हम तो फंसे ही रह जाएंगे, उसमें हिंदी कैसे निकालेंगे, हमें हिंदी नहीं निकालनी है। हमें क्या करना है, अभी आप इसे नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे कुछ कीवर्ड्स बताती हूँ जिससे कि ये पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही टेंस होगा। अगर उस सेंटेंस में वो वर्ड है तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर नहीं कर रखा है तो हमारा एरर वहीं पर है। देन स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर बताते हैं आगे। अब नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन क्या है, हैबिचुअल एक्शन। अभी मैं आपको बता रही थी कि हैबिचुअल एक्शन जहां आ जाएंगे वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, मींस वर्ब में एस या ईएस आएगा। तो वो हमारे वर्ड्स होते कौन कौन से हैं, देखिए जहां भी सेंटेंस में एवरी डे या फिर एवरी नाइट आएगा, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जहां भी टेंस में एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, डेली, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, एंड वंस अ डे, वंस अ मंथ, वंस अ वीक, वंस अ ईयर, एंड twice a day, twice a month, twice a week, twice a year, and always। अब ये इतने जितने मैंने वर्ड्स लिखाए हैं, ये जितने भी वर्ड्स किसी सेंटेंस में आएंगे। अब बड़े बड़े सेंटेंस है, आप उसमें देखिए कि कहीं ये वाले सेंटेंस तो नहीं है, इसका मतलब है कि जो बात कही जा रही है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कही जा रही है, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमने स्ट्रक्चर लिखाया है वो यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, She sometimes goes for a walk। अब देखिए यहाँ पे sometimes आ गया, एग्जामिनर क्या करेगा, sometimes दे देगा और यहाँ पर went लिख देगा और वो लिखेगा she sometimes went for a walk। तो हमें क्या पहचानना है, हमें पहचानना है कि यहाँ पे समटाइम्स आ रहा है, इसका मतलब है कि वेंट नहीं आएगा, उसमें वर्ब में एस या ईएस आएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये कीवर्ड्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने के एग्जाम में कि अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देन नेक्स्ट देखेंगे, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब देखिए यहाँ पे ऑलवेज आया हुआ है, हमें पहचानना है ऑलवेज आया है, अब वो यहाँ पे स्पोक करके दे देगा या फिर स्पोकन लिख देगा, गलत हो जाएगा। हमें देखना है कि सेंटेंस में ऑलवेज है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई भी वर्ब नहीं आएगी, V1 आएगी। ही ऑलवेज स्पीक्स आएगा, एस लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। राम ऑफन कम्स लेट, राम हमेशा ज्यादातर क्या करता है, लेट आता है, तो देखिए यहाँ पे ऑफन आया है इसलिए वर्ब में एस या ईएस लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। हमें ये भी ध्यान रखना है, सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगा, प्लूरल है तो एस या ईएस नहीं लगेगा, सिर्फ V1 आएगी। अब देखिए, ही ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हिज क्लासमेट्स, दे ऑलवेज डिस्टर्ब मी। अब देखिए ये दो सेंटेंस हैं, ये दोनों सेंटेंस अलग हैं एंड ये दोनों ही गलत है। ये हमारा सही है, ये हमारा सही है एंड ये हमारा सही है, बट ये जो दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, इनका स्ट्रक्चर एकदम से गलत है। क्यों गलत है वो हमें सीखना है कि ये गलत क्यों है। अब हमें लग रहा होगा कि हाँ ऑलवेज आ रहा है तो फिर तो ये एकदम से सही है, ही है, चलिए यहाँ पे कंप्लेंट्स कर लीजिए, ही आ रहा है तो दे आ रहा है, डिस्टर्ब मी, ये सही है बट ये गलत है। क्यों गलत है वो हम सीखते हैं आगे। देखिए ये ऑलवेज, ऑलवेज का यूज आप ध्यान करिए कि यहाँ पर मैंने इन सारे वर्ड्स के साथ नहीं लिखा है एंड स्टार लगाकर लिखा है। इसका मतलब है कि ऑलवेज के दो
मीनिंग होते हैं एंड इसका यूज भी दो तरीके से होता है, टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं उनके साथ होता है। जैसे ऑलवेज का एक यूज तो होता है हैबिट शो करने के लिए एंड एक यूज होता है इरिटेशन शो करने के लिए। जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इरिटेट करते हैं, अगर कोई बार बार एक ही क्वेश्चन पूछता है तो उससे एकदम से इरिटेशन हो जाती है, उस टाइप के सेंटेंस होते हैं वो यूज होते हैं। जैसे अब देखिए जो हैबिट वाले होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 एंड S या ES, एंड जो इरिटेशन वाले होते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट इज MR V1 एंड ING। शॉक लग रहा होगा आपको, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैडम ने ये क्या बता दिया कि ऑलवेज है और ऑलवेज के साथ हम SMR लगाएंगे एंड उसमें वर्ब में ING लगाएंगे, ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। बट नहीं, ये प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा, बट इसका स्ट्रक्चर ये वाला रहेगा। ये एक्सेप्शन है। देखिए जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आते हैं। और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं वहां से बनते हैं, जो चीज सबको पता रहती है। अब ये सबको पता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस रहेंगे। वो क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्शन वाले डाल देगा, कुछ क्वेश्चंस एक्सेप्शंस वाले डालता है, और जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते हैं, उनकी डीप स्टडी करते हैं, वही टैकल कर पाते हैं एंड सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है। देन इसीलिए हमें ये भी एक्सेप्शन वाले भी छोड़ने नहीं है, ये देखने हैं एंड इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए भी हैं, तो ये हमें अच्छे से समझने हैं कि ये होगा क्यों। अब देखिए ये इसका रूल है, क्या रूल है, क्या बताया था मैंने कि हैबिट वाला होगा, जहां हैबिट शो होगी वहां पर सब्जेक्ट और V1 S या ES आएगा, एंड जहां इरिटेशन होगी वहां पर हम सब्जेक्ट प्लस SMR प्लस V1 प्लस ING, ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। अब हम देखेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि इसमें हैबिट बता रहा है या इरिटेशन हो रही है सेंटेंस में, कैसे जानेंगे। अब आप सबसे पहले ये वाला सेंटेंस देखिए, सी समटाइम्स गोज फॉर अ वॉक। चलिए ये तो समटाइम्स वाला है। ऑलवेज वाला देखिए, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब वो हमेशा सच बोलता है, तो इसका मतलब है कि इसमें हैबिट शो हो रही है, वो हमेशा करता है इस काम को, ये हैबिट शो हो रही है। बट इरिटेशन वाला कैसा रहेगा, जैसे ये सेंटेंस है, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हिज क्लासमेट। अब वो हमेशा अपने जो क्लासमेट्स हैं उनकी कंप्लेन करता रहता है, तो ये क्या हो गया, ये इरिटेशन वाला हो गया। आप सोचिए अगर आपसे कोई बार बार किसी की कंप्लेन करे, बार बार करेगा तो क्या रहेगा, फिर वो इरिटेट करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही बात को बार बार, जब भी कोई मिलता है तो उसको बार बार वही बात बताएंगे, वही बात बताएंगे। जब वो बार बार बता रहा है तो सामने वाले को उसको इरिटेट कर रहा है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, बट वो सेंटेंस इंडेफिनिट का होता है। देखिए एक और एग्जांपल से समझ लेंगे, दे आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, दे ऑलवेज डिस्टर्ब मी। ये गलत था, क्यों गलत था, क्योंकि ये इरिटेट कर रहा है। अगर कोई हमें आगे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो वो इरिटेशन वाली बात हो गई, इरिटेट कर रहा है हमें, तो हम उसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ING वाला करेंगे, दे आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हुआ है कि हम कहाँ पर ING वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे और कहाँ पर हम वर्ब में S या ES वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे ऑलवेज के साथ। और ये एक्सेप्शन सिर्फ ऑलवेज के साथ है, ज्यादा पजल मत होइए, सिर्फ यही है ये। और अगर सेंटेंस इस टाइप का दिया होगा, इरिटेशन वाला दिया होगा, तो वो पढ़कर आपको इजीली समझ आएगा कि ये इरिटेशन वाला है और यहाँ पर ऑलवेज दे रखा है, तो यहाँ पर ING का यूज होगा। देन स्टूडेंट्स आई होप कि आप क्लियर कर पाए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ है जो मैं करा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट ही है, एकदम बेमतलब का कुछ भी नहीं है। देखिए प्लान फ्यूचर एक्शन, जो एक्शन फ्यूचर के लिए प्लान किया जाता है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे अब कैसे प्लान किया जाता है, जैसे एग्जांपल से समझिए, द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। स्कूल्स कब ओपन होंगे, रीओपन कब होंगे, 1 जुलाई में होंगे, क्योंकि उनकी पूरी 99 संभावना है कि स्कूल जुलाई में खुलेंगे। 1% तो कुछ नहीं होता, इग्नोर करते हैं,
बट 99% के स्कूल जुलाई में खुलेंगे। जो काम होने की 99% संभावना होती है जो फ्यूचर में होगा, वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें देखेंगे कि सब कुछ किस में दे रखा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रखा होता है। जो फ्यूचर का होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रखा होता है। तो वो क्यों दे रखा होता है? क्योंकि ये रूल होता है कि इसको हम, जो फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं एंड बोल भी सकते हैं। एंड अगर हमने ये बोल दिया था स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, तो अब आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है द स्कूल विल रीओपन इन जुलाई, क्या मैडम ये सेंटेंस गलत है? नहीं, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये दोनों ही सही हैं। जो फ्यूचर के लिए प्लान किए हुए एक्शन होते हैं, जो भी काम फ्यूचर के लिए प्लान किया हुआ होता है, उसमें हम विल या शैल का भी यूज कर सकते हैं एंड उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज ज्यादा करते हैं, प्रायोरिटी इसको देते हैं। ये नहीं है कि ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी इसको देंगे, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं इसको। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। एक और एग्जांपल से समझेंगे। द रॉकेट लैंड्स ऑन द मून एट 11 AM। जो रॉकेट है वो लैंड होगा मून पर 11 AM। 11 AM रॉकेट लैंड होगा, तो इसका मतलब है कि वो लैंड होगा, पहले से ही प्लान है कि वो वहां पे मून पर जो रॉकेट है वो लैंड होगा 11 बजे। तो ये प्लान्ड एक्शन है, तो इसलिए इसको किस में यूज किया है हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। देन एक और एग्जांपल से समझेंगे। मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर। जो मिस्टर शर्मा है वो रिटायर होंगे 31 दिसंबर को, अभी हुए नहीं है, वो रिटायर होंगे 31 दिसंबर को। बट यहाँ पर किसका यूज किया है हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट का किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनको रिटायर होना ही है 31 दिसंबर को, ये पहले से प्लान है, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। एंड एक और एग्जांपल से समझेंगे। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स अमेरिका एट 11:30 AM टुमारो। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कब अमेरिका से कब चलेंगे? वो टुमारो मींस कल चलेंगे 10:30 पर। देन अभी चले नहीं है, कल वो चलेंगे। अब स्टूडेंट्स पजल कहाँ रहते हैं? जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कहाँ पजल रहते हैं? टुमारो देखते हैं, टुमारो देख लिया, फिर अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो क्या करेंगे कि अरे ये यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, यहाँ तो विल या शैल आना था, यहाँ पर तो ये एस या ईएस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना दिया, जबकि टुमारो तो हमारा किस में आता है? फ्यूचर में आता है। तो वहीं पर स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं। बट हमें पजल नहीं होना है, हमें देखना है कि यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है। जो हमारा एक्शन फिक्स्ड है, अब प्राइम मिनिस्टर है, उनका वो फिक्स्ड ही है कि वो चलेंगे 99.99% वो वहां से चलेंगे। देन आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। देन स्टूडेंट्स आई होप कि आप क्लियर कर पाए हैं इसे। क्या सीखा हमने सीखा जो एक्शन फ्यूचर का जो प्लान्ड एक्शन होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। देन अब नोट करके देखेंगे, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट्स पजल रहते हैं, ध्यान से समझेंगे इस बात को। नॉट प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो नॉट प्लान्ड है, जो प्लान नहीं है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिख सकते। हम सिर्फ उसी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे जो फ्यूचर के लिए प्लान किया हुआ है। जो प्लान नहीं है उसे नहीं लिख सकते, फिर रॉन्ग हो जाएगा आपका। जैसे दे विल डू इट नेक्स्ट मंडे, वो इस काम को करेगा, नेक्स्ट मंडे करेगा, तो पता नहीं है कि वो करेगा नहीं करेगा, ये पता नहीं है, यहाँ पर हम विल शैल का ही यूज करेंगे। अगर यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देंगे तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। देन आपको ये वाली बात क्लियर करके रखनी है। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे ये प्लान्ड एक्शन है या फिर अनप्लान्ड एक्शन है, कैसे पहचानेंगे? देखिए, अब जैसे ये है द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, तो इसका मतलब है कि ये प्लान है ना, ये पहले से प्लान किया हुआ है कि स्कूल कब खुलेंगे? जुलाई में खुलेंगे। तो इस टाइप के सेंटेंस पढ़ने के बाद ही हमें पता लग जाएगा। देखिए रॉकेट है, मून लैंड होगा, कब होगा? 11 AM, तो ये पहले से प्लान है। अब प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अमेरिका से चलेंगे, कब चलेंगे? टुमारो चलेंगे, ये भी पहले से प्लान है। एंड जो मिस्टर शर्मा है वो रिटायर होंगे, दिसंबर में रिटायर होंगे, 31 दिसंबर को रिटायर होंगे, तो ये भी पहले से प्लान है। तो इस टाइप के सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। देन आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं, अब आपको कोई डाउट नहीं है।
अब देखते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ जहां पे होगा, जहां पे यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, सबसे पहले समझेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो काम पहले भी ऐसा ही होता था, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी ऐसे ही हो रहा है एंड फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा, उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। जैसे सूरज है, जैसे अब देखिए द सन्स राइज इन द ईस्ट, पहले भी निकलता था, अब भी निकलता है एंड आगे भी निकलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले कहीं और से निकलता था, अब इससे निकलता है और आगे कहीं दूसरी दिशा से निकल जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। एंड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, देखिए जो ऑयल है, तेल है, वो पानी पर तैरता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अभी तैरता है, वो पहले भी ऐसा ही था, पहले भी पानी पर तैरता था, अब भी तैरता है एंड आगे भी तैरेगा। वो अपना ये नियम, ये जो उसका रूल है, इसे वो चेंज नहीं करेगा। देन क्या हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। जैसे काउज ईट ग्रास, गायें हैं वो घास खाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अभी खाने लग गई हैं घास, वो पहले भी घास खाती थी, अभी भी घास खाती हैं एंड आगे भी वो घास खाएंगी। तो ये भी हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। देन स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, आप क्लियर कर पाए हैं एंड आई होप कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, आई होप कि आप इसे मैनेज कर लेंगे। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको टॉपिक वाइज पूरा टॉपिक कंप्लीट करते चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। देन देखते हैं, अभी तक हमने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस, अब देखिए स्ट्रक्चर समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे, he does not go to school मीन्स के वह स्कूल नहीं जाता है। we do not go to market, हम मार्केट नहीं जाते हैं। तो क्या है, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमने यूज किया है। अब समझने वाली बात क्या है इसमें समझने वाली बात है कि हम डू का यूज कहाँ करेंगे एंड डज का कहाँ करेंगे। तो देखते हैं, समझते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं एंड जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ डू नॉट का यूज करते हैं। क्या कहा मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करेंगे। जैसे आई डू नॉट प्ले चेस, देखिए ये आई आया हुआ है, आई हम किस में कंसीडर करेंगे, प्लूरल में कंसीडर करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था आई के साथ वॉज आएगा तो सिंगुलर में करेंगे, एम आएगा तो सिंगुलर में करेंगे, बाकी सब में प्लूरल में कंसीडर होगा। तो ये क्या है, प्लूरल आएगा तो डू नॉट आ गया, यहाँ ही लिखा हुआ था तो डज नॉट आया था। देन आई होप कि आप क्लियर कर पाएंगे इसको, नेगेटिव वाला सेंटेंस। एंड अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ये इसकी पहचान होती है, क्वेश्चन मार्क। एंड एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू गो टू टेम्पल, क्या तुम टेम्पल जाते हो, क्या तुम मंदिर जाते हो, तो यहाँ पर डू का यूज हुआ है। और डू डज का सेम रूल है, अगर यहीं पे ये लिखा होता, ही लिखा होता यहाँ पर, तो हम क्या यहाँ पर क्या लिखते, डज आ जाता, डज ही गो टू टेम्पल। अब इसमें याद क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो वर्ब आएगी, वर्ब में ऐसे यस नहीं लगा देंगे। बहुत सारे बच्चे पजल हो जाते हैं कि यहाँ पे डू या डज आ गया तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगा। ऐसे ही देखिए नेगेटिव में भी होता है, यहाँ पे डज आ गया ना तो यहाँ पे गोज नहीं हो जाएगा, यहाँ पे V1 आएगी, फिर गो आएगा, क्योंकि यहाँ पे डज आ गया। नेगेटिव में V1 आती है, उसमें ऐसे यस नहीं लगाते, उसमें डू या डज का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी डू या डज का यूज करते हैं, वर्ब में ऐसे यस नहीं लगाते, आप इतना ध्यान रखेंगे। देन आई होप आप इसे भी क्लियर कर पाए हैं। देन अब जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जब उसका नेगेटिव, उसमें नेगेटिव भी आ जाता है, नॉट भी आ जाता है, तो हम नॉट का यूज कहाँ करते हैं, देखिए आइए समझते हैं इस एग्जांपल से। डू या डज होगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एंड इसका स्ट्रक्चर ये भी है, दोनों सही है, ये कैसे भी, जैसी आपकी मर्जी, जैसे भी यूज करें आप, या फिर एग्जाम में इस तरीके से लिखा हुआ है तब भी सही है, ऐसे लिखा हुआ है तब भी सही है। देखिए डोंट, डजंट, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल देखते हैं, देखिए डज ही गो टू टेम्पल डेली,
क्या वह डेली टेम्पल जाता है? डज ही नॉट गो टू टेम्पल डेली? क्या वह डेली टेम्पल नहीं जाता? एंड डजंट ही गो टू टेम्पल डेली? क्या वह डेली टेम्पल नहीं जाता? इन दोनों का मीन्स एक ही है। इसमें मर्जी है, सब्जेक्ट से पहले मीन्स डज के साथ ही हम नॉट लगा सकते हैं। अगर हम डज के साथ नॉट नहीं लगा रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी। देन स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है और इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके। एंड अगर अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। देन स्टूडेंट्स, ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।